कि जन स्वराज के जरिए जो प्रशांत किशोर ने कोशिश की थी, प्रयास किया था कि बिहार के अंदर अपनी छाप छोड़ी जाए, बिहार के लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए, कितना हद तक उसमें वो सफल होते हुए नजर आते हैं। क्योंकि उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर उनको पूर्ण बहुमत मिलने वाला है, ये उनका वायदा है और ये बात लगातार कहते हुए भी वो नजर आए हैं। लेकिन इन 4 सीटों के ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट उनका दिखाई पड़ेगा, क्या वाकई में स्कूल के बस्ता जो उनको मिला है क्या उसके ऊपर लोगों का बिलीव डेवलप होगा, क्या वास्तव में लोग उनके साथ खड़े होंगे, और अगर लोग खड़े नहीं होते इन 4 सीटों के ऊपर चुनाव में तो ये माना जाएगा कि भी जनसुराज को बहुत वक्त लगेगा बिहार में अपने आप को स्थापित करने में। क्योंकि बिहार की जो बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां तेज हो चली हैं और इस बीच देखा जाए तो जनसुराज काफी ज्यादा अहम होती हुई नजर आ रही है। देखा जाए तो जिस तरह से 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर द्वारा पार्टी का लॉन्च किया गया और उसके बाद कहीं ना कहीं जनसुराज एक बार फिर से सूबे में और भी ज्यादा एक्टिव होती हुई नजर आई। एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में देखा जाए तो क्या एक राजनीतिक सलाहकार, एक रणनीतिक सलाहकार, एक राजनेता के तौर पर बिहार की जनता की सेवा कर पाएगा और किस तरह से चुनाव के अंदर प्रशांत किशोर मुद्दा लेकर चलेंगे और क्या कुछ यहाँ पर उनकी रणनीति रहेगी, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर किस तरह से देखते हैं बिहार के अंदर विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव होना है और ऐसे में देखा जाए तो आरजेडी और जेडीयू तो बिहार के अंदर सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, लेकिन देखा जाए तो प्रशांत किशोर की जिस तरह से चुनावी दंगल के अंदर एंट्री होती हुई नजर आई है तो स्थिति साफ होती हुई नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं वोट बैंक में सेंधमारी करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से शिक्षा के मुद्दे को लेकर प्रशांत किशोर लगातार बिहार की सरकार पर और तमाम विपक्षी दलों पर यहाँ पर निशाने साधते हुए नजर आए तो उसके अनुसार कहीं ना कहीं उनको चुनाव आयोग द्वारा चुनावी सिंबल के तौर पर एक स्कूल का बैग दे दिया गया है। तो क्या स्कूल बैग के माध्यम से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कर पाएंगे प्रशांत किशोर? देखिए, बिल्कुल प्रशांत किशोर का जिक्र आप कर रहे हो, जाहिर बात है कि पूरे बिहार के अंदर लगातार उन्होंने कह सकते हैं पदयात्रा के जरिए लोगों को समझने का प्रयास किया, लोगों से बातचीत की, कम्युनिकेट किया है और लगभग 2 साल तक वो ऐसा करते रहे। और देखिए, चंपारण से उनकी यात्रा शुरू होती एक तरीके से, जहाँ से गांधी जी ने अपना एक तरीके से आंदोलन शुरू किया था, उसी के तहत प्रशांत किशोर ने जिस तरह से अपनी एक भूमिका बनाते हुए नजर आए कि भाई पहले मैं बिहार को समझूंगा, उसके बाद पार्टी का अनाउंसमेंट करूंगा। और यही 2 अक्टूबर को उन्होंने पार्टी का अनाउंसमेंट किया बाकायदा। और यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने पार्टी के अनाउंसमेंट करने के बाद उपचुनाव में जाने का फैसला किया है, उसके बाद ही ऐसा लगने लगा कि क्या वाकई में प्रशांत किशोर ने अब बिहार को समझ लिया है और क्या वास्तव में जन स्वराज के प्रति लोगों का जो विश्वास है क्या वो देखने को मिलेगा। ऐसे में उनके चुनाव चिन्ह को लेकर लगातार बातें हो रही थी कि आखिर वो किस चुनाव चिन्ह पर जाएंगे। और देखिए, अब उनको चुनाव चिन्ह मिल गया है, स्कूल का बस्ता है, स्कूल का बैग। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करता है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने लगातार इस बात को रखा है बिहार के सामने कि भाई आपके बच्चे अगर एजुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लिखे पढ़े बिहार के बच्चे बेरोजगार हैं, वहीं तेजस्वी यादव के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया कि 4था 5वां पास जो है वो इस तरह से कह सकते हैं मुख्यमंत्री बनने के सपने देखता है, लेकिन आपका बेटा जो है वो अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा है क्योंकि हमने शिक्षा का माहौल बिहार में नहीं बनाया। तो ऐसे में प्रशांत किशोर चाहते हैं कि बिहार शिक्षा के मामले में अव्वल कह सकते हैं होता हुआ दिखाई पड़े, बेहतर शिक्षा वहाँ पर मुहैया हो। और जिस तरह से उनको ये बैग का निशान मिला है वो ये बताता है कि आने वाले वक्त में इसी के जरिए वो कहीं ना कहीं अब एक अलग तरह की राजनीति करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि प्रशांत किशोर ने, आपको याद होगा, कहा कि भाई मैं अगर हमारी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो पहला हमारा काम ये होगा कि हम शराबबंदी को यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि लगातार ये पूरे बिहार को नुकसान पहुँचा रही है। आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर हर साल या यूँ कहें कि हर महीने कोई न कोई शराब के जरिए मरने की खबर सामने आ जाती है। तो इस तरह के मुद्दे उठाकर प्रशांत किशोर सामने आ रहे हैं। और देखिए, 4 सीटों के ऊपर जिस तरह से उन्होंने लड़ने का कह सकते हैं ऐलान किया है, उसमें काफ़ी हद तक ये साबित भी हो जाएगा कि जन स्वराज के जरिए जो प्रशांत किशोर ने कोशिश की थी, प्रयास किया था कि बिहार के अंदर अपनी छाप छोड़ी जाए, बिहार के लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए, कितना हद तक उसमें वो सफल होते हुए नजर आते हैं। क्योंकि उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर उनको पूर्ण बहुमत मिलने वाला है, ये उनका वायदा है और ये बात लगातार कहते हुए भी वो नजर आए हैं। लेकिन इन 4 सीटों के ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट उनका दिखाई पड़ेगा, क्या वाकई में स्कूल के बस्ता जो उनको मिला है क्या उसके ऊपर लोगों का बिलीव डेवलप होगा, क्या वास्तव में लोग उनके साथ खड़े होंगे, और अगर लोग खड़े नहीं होते इन 4 सीटों के ऊपर चुनाव में तो ये माना जाएगा कि भी जनसुराज को बहुत वक्त लगेगा बिहार में अपने आप को स्थापित करने में। क्योंकि बिहार की जो राजनीति है वो बड़ी अलग मानी जाती है, धर्म, जाति, समुदाय
कई तरह से यहाँ की राजनीति को जोड़कर देखा जाता है और यही बार बार कहा भी जा रहा है कि प्रशांत किशोर जिस तरह की राजनीति बिहार में करना चाहते हैं वो अभी मुमकिन नहीं है। लेकिन क्या वास्तव में उस नामुमकिन को मुमकिन कहीं ना कहीं करते हुए प्रशांत किशोर नजर आने वाले हैं, ये इन चुनावों में कम से कम देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में जिस तरह से पहली बार अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करते हुए बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर ने जो एंट्री मारी है, क्या उनकी एंट्री में ही कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर इसका बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा, क्या फायदा मिलता हुआ नजर आएगा? जिस तरह से बिहार के अंदर शराबबंदी का मामला गर्माता हुआ नजर आया पिछले कुछ समय से, और सर ने भी जिक्र किया, तो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार के अंदर यहाँ पर जिस तरह से आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, लगातार मौतों का सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। और बिहार की सरकार पर यानी नीतीश कुमार की और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन वाली एनडीए सरकार पर तमाम विपक्षी दल यहाँ पर उंगलियां उठाते हुए नजर आ रहे हैं, सवालिया निशान खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सर मैं अगला सवाल यही लेना चाहूंगा, क्या लगता है कि अब बिहार के अंदर शराबबंदी के मामले को लेकर यहाँ पर प्रशांत किशोर जो एनडीए की सरकार है उस पर भी निशाना साधते हुए नजर आएंगे? क्या इससे एनडीए को इन 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में नुकसान होता हुआ नजर आएगा? देखिए बिल्कुल, पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर जिस तरह से कह सकते हैं बड़े ही रणनीतिक तरीके से चीज़ों के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, वो ये बताता है कि क्या वास्तव में उनकी रणनीति काम करने वाली है। और चूंकि यहाँ पर जो जेडीयू है या बीजेपी है या आरजेडी है या कांग्रेस पार्टी है या बाकी, चाहे हम चिराग पासवान की बात करें या कुछ और दलों की बात करें, इनका एक वोट बैंक कहीं ना कहीं सधा हुआ है। कहीं ना कहीं इनके पास वोट बैंक उस तरह का है कि जो इनकी परंपरागत सीटें रही हैं वो इनके पास रहती हैं, और एक तरीके से कहा जाए तो इन्होंने अपना पैठ बिहार के अंदर मजबूत किया हुआ है। तो ऐसे में क्या प्रशांत किशोर जेडीयू के वोट काटने वाले हैं, क्या यहाँ पर आरजेडी के वोट काटने वाले हैं, क्या कांग्रेस पार्टी को झटका देंगे या चिराग पासवान को झटका देंगे? यानी कि वोट तो इन्हीं के काटे कहीं ना कहीं अपने आप को स्टैब्लिश करेंगे। और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बिहार की राजनीति है वो कई समीकरणों पर चलती हुई नजर आती है। तो प्रशांत किशोर के लिए पहले ये जानना कहीं ना कहीं जरूरी हो जाएगा कि बिहार का कौन सा वर्ग उनके साथ में खड़ा हुआ है, क्योंकि आपने देखा कि जब सीटों के बंटवारे की बात आई, यानी कि 243 सीटों पर लड़ने की बारी आई, तो प्रशांत किशोर ने कहा कि भाई 40 सीटें मैं महिलाओं को यहाँ पर चुनाव में लड़ने के लिए दूंगा, 40 सीटें मुस्लिमों को भी दूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि महिला हो या मुसलमान हो या और तमाम समुदाय हो, उनको साधने का काम कहीं ना कहीं अभी से प्रशांत किशोर करते हुए नजर आते हैं। इन रणनीति के साथ अगर वो जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने लिए कुछ चीज़ों को प्लस करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा प्रशांत किशोर कहते हैं कि भाई अगर उनकी सरकार आती है तो हर बुजुर्ग को 2000 रुपये महीने की पेंशन वो करवा देंगे। तो हर तबके को कहीं ना कहीं वो साधने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता नहीं कौन लोग उनको वोट करने वाले हैं। देखिए, चुनाव में एक माहौल बनाना, यानी कि अगर आप रैलियां देखेंगे तो हर रैली में राहुल गांधी की कह सकते हैं 3-3, 4-4 लाख लोग नजर आते हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो वो संख्या घटकर बहुत कम रह जाती है। तो चुनाव में रैलियों में लोग आना या पदयात्राओं में लोगों का आना एक अलग बात है, लेकिन क्या वो लोग आपको वोट करेंगे, ये दूसरी बात हो जाती है। तो यहाँ पर जिस तरह का प्रयास कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर ने किया है, लोग दिखाई दिए उनकी रैलियों में, लोग दिखाई दिए उनके पदयात्रा में, लेकिन क्या वो लोग वोटों में अब कन्वर्ट हो पाएंगे, ये अपने आप में सबसे बड़ा प्रश्न उनके सामने होगा। क्योंकि इलेक्शन के समय आप ये समझ पाते हो कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है, क्योंकि आप देखते होंगे अक्सर लोगों के पास जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं तो हर लोग आपका साथ देने की बात करते हैं, लेकिन जिस तरफ उनका रुझान बना हुआ है वो वोट वहीं देकर आते हैं। तो क्या वो रुझान प्रशांत किशोर बना पाए हैं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात हो जाती है। और क्या अगर नहीं बना है तो आने वाले दिनों में ये जो रुझान बनता हुआ नजर आया, क्योंकि बिहार की जनता लगातार 18 साल से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री देख रही है, 15 साल लगातार लालू यादव को मुख्यमंत्री देखा, यानी कि दोनों को मिला दिया जाए तो 30-35 साल इन दोनों का शासन रहा। लेकिन बिहार की जो स्थिति है वो आज भी जस की तस बनी हुई है। आज भी बिहार डेवलपमेंट के नाम पर तमाम तरह के संघर्ष करता हुआ नजर आता है। रोजगार से लेकर शिक्षा और कह सकते हैं स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को लेकर अभी भी बिहार के अंदर बहुत सारा काम होना बाकी है। तो ऐसे कई कह सकते हैं बड़े सवाल हैं जो उभर के सामने आए। और देखिए, इन्हीं असल मुद्दों के ऊपर, सच कहा जाए तो इन्हीं असल मुद्दों के ऊपर प्रशांत किशोर ने कम्युनिकेट करने का प्रयास किया। उन्होंने कोई आसमानी ख्वाब नहीं दिखाए लोगों को, उन्होंने इन सब चीज़ों पर काम करने के लिए बोला है। और यहाँ तक बोला है कि हम लोगों की गलती है कि हम लोगों ने हर बार गलत सरकार चुनी, क्योंकि हमें अब इससे ऊपर उठना पड़ेगा, एक बेहतर सरकार चुननी पड़ेगी, तो हम अपने बच्चों का भविष्य जो बेहतर कर सकते हैं। अब जिस तरह से उनको स्कूल का बैग का निशान मिला है, ये अपने आप में कम्युनिकेट करता है, इशारा करता है कि बिहार के लोगों को साधना अब शायद उनके लिए बहुत आसान होगा इस चुनाव चिन्ह के माध्यम से, क्योंकि वो ये बात कहते हुए नजर आए कि भाई हम डेवलपमेंट की बात करने के लिए आए हैं, और जो चुनाव चिन्ह मिला है इससे बड़ा डेवलपमेंट का निशान कुछ नहीं हो सकता, कि जब पढ़ेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। और इस तरह की बातें प्रशांत किशोर आने वाले दिनों में करते हुए नजर आ सकते हैं। और खासकर जब कह सकते हैं 4-5 महीने बचेंगे चुनाव के, वहां पर वो जो अपनी भूमिका बनाएंगे तो स्कूल का बस्ता या बैग का निशान जो उनको मिला है, मेरे ख्याल से उनके बहुत काम आने वाला है। जी बिल्कुल। तो अब यही देखना होगा कि बिहार में
जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें प्रशांत किशोर का चुनाव चिन्ह यानी कि स्कूल का बैग आखिर किस तरह से उनके यहाँ पर काम आता हुआ नजर आएगा। क्या शिक्षा व्यवस्था को साधते हुए नजर आएंगे। जिस तरह से बिहार की राजनीति में तमाम मुद्दों को उठाते हुए प्रशांत किशोर लगातार नजर आते रहे हैं, चाहे वो शराबबंदी का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महिलाओं से जुड़े मुद्दे हों, तमाम ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति को सीधे तौर पर यहाँ पर टारगेट करती हुई नजर आती हैं और बिहार के अंदर मौजूदा एनडीए की सरकार पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ी करती हैं। उनके खिलाफ यहाँ पर बेबाकी से खुलकर प्रशांत किशोर बोलते हुए नजर आते हैं और उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से जिस तरह से तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर बेशक इन सीटों पर जीत हासिल ना करें लेकिन जनता के बीच ऐसा प्रभाव छोड़ जाएंगे कि आने वाले विधानसभा के जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तहत जो नीतीश कुमार की सरकार है, जेडीयू की सरकार है, उसको बिहार की राजनीति में एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन प्रशांत किशोर को यहाँ पर चुनावी टक्कर देने के लिए एनडीए किस तरह से तैयारी करता है, ये भी एक बड़ा सवाल बिहार की राजनीति में इस वक्त उभरता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।